नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ सरल, आसान और बिना गुणा गणित के कुछ सूत्र मैं दे रहा हूं, उनको समझिएगा। कुछ अष्टक वर्ग से जुड़े हुए हैं और कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार। यहाँ पर हम अष्टक वर्ग के अनुसार आपको पहले कुछ सूत्र बताते हैं, फिर ग्रहों की स्थिति के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार बताएंगे। एक चीज़ आप अगर देखेंगे, जिनकी कुंडली में धन की स्थिति खराब होती है, लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार, अक्सर उनकी कुंडली में आप यह भी देखेंगे कि उनके सर्वाष्टक वर्ग के चार्ट में जो धन भाव के बिंदु होते हैं वे व्यय भाव को डिफीट नहीं कर पाते हैं। ये धन भाव है आपका, ये व्यय भाव है। अगर धन भाव के बिंदु व्यय भाव से अधिक होते हैं तो यह धन के मामले में एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपके जीवन में कभी कोई बहुत बड़ी आर्थिक उपद्रव बार बार रिपीट नहीं होगी। धन भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक हो। दूसरा, ये जो लाभ भाव होता है इसके भी पॉइंट व्यय से अधिक हो तो जीवन में धन की स्थिरता ज़्यादा होती है। व्यक्ति आजीवन काम में, ऐसे काम में संलग्न रहता है जहां से उसे धन आता रहे, आर्थिक विसंगतियों से बचाने का काम करता है। वहीं अगर धन भाव के पॉइंट और व्यय भाव के, धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट दोनों ही व्यय भाव से कम हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति भले ही धनी हो लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज भी होती हैं। मतलब उनके पास धन अगर लाख है तो 2-4 लाख का कर्जा है। 1 लाख के बदले में वो जितने के स्वामी है उससे ज़्यादा के कर्जदार हो सकते हैं। धन की स्थिति के लिए ठीक नहीं होता है। कुल मिलाकर के धन भाव और लाभ भाव के पॉइंट्स व्यय से अधिक होने चाहिए। दूसरा, इसी सूत्र को आप कर्ज में भी अपना सकते हैं कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं तो उसे चुका पाएंगे कि नहीं। कर्ज का भाव कौन सा होता है? छठा भाव होता है। देखिए, कुछ लोगों का बड़ा कर्ज होता है, कुछ लोगों का छोटा कर्ज होता है, सबकी अपनी स्थिति के अनुसार होता है। बहुत से लोग बड़े कर्ज भी आसानी से चुका पाते हैं, बहुत से लोग छोटे कर्ज में भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो छठा भाव आपका कर्ज का भाव है। द्वितीय भाव किसका है? धन का है। अगर धन भाव के पॉइंट्स अधिक हों और छठे भाव के पॉइंट्स कम हों तो आप कर्ज चुका पाएंगे, यानी डिफाल्टर नहीं होंगे। अगर दोनों में ज़्यादा अंतर हो, छठे भाव में कम पॉइंट्स हैं और द्वितीय में ज़्यादा हैं, और द्वितीय और छठे भाव के पॉइंट्स में अंतर भी अधिक हो, 4 से अधिक बिंदुओं का हो, 5 हो, 6 हो, जितना अधिक अंतर होता है व्यक्ति उतनी ही आसानी से कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो उदाहरण कुंडली दी गई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कर्ज भाव में, छठे भाव में 23 पॉइंट्स हैं और धन भाव में कितने हैं? 26 हैं। तो धन भाव में पॉइंट्स अधिक हैं, कर्ज में कम है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। यह 3 से अधिक का अंतर जब हो जाएगा, धन भाव के पॉइंट्स अधिक हों व्यय भाव से 3 से अधिक से, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है कर्ज चुका पाने में। व्यक्ति ज़्यादा आसानी से कर्ज चुका पाता है। तो अगर धन का पॉइंट्स कम होगा और छठे का अधिक होगा तो कर्ज चुकाने में और अधिक समस्याएं आ सकती हैं। अब जहां ऐसा लगेगा कि छठे भाव में ज़्यादा प्रबलता आ रही है तो आप लाभ भाव पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, जो छठे भाव के पॉइंट्स हैं कहीं वे लाभ के पॉइंट से अधिक तो नहीं हो रहे हैं। इस उदाहरण कुंडली में लाभ के पॉइंट्स अधिक हैं, छठे के पॉइंट्स कम हैं। तो जब दोनों से आप मिला लेंगे, द्वितीय छठा और एकादश छठा, दोनों भावों की जब मैचिंग करेंगे और छठे भाव से द्वितीय और एकादश में अधिक हो तो आप मान लीजिए कि आप कर्ज चुका ले जाएंगे। और अगर इनमें अंतर जो है 4 से अधिक पॉइंट्स का होगा तो कर्ज बहुत ही आसानी से आप
चुका पाएंगे। तो ये दो स्थितियां आपको अष्टक वर्ग से लग्न कुंडली के बाद भी देख लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी जब हम कुंडली में भाव का फल निकालते हैं तो क्या क्या देखते हैं, एक तो भाव को देखते हैं, दूसरा भाव के स्वामी को जिसको हम क्या बोलते हैं भावेश, और तीसरा क्या देखते हैं कारक। जिस प्रकार से लग्न कुंडली का विश्लेषण करते समय भाव भावेश कारक देखते हैं, उसी प्रकार से अष्टक वर्ग का विश्लेषण करते समय भाव भावेश और कारक को देखना चाहिए। भाव भावेश कारक को देखने का मतलब, मान लीजिए धन का विश्लेषण आप कर रहे हैं तो धन भाव में जो पॉइंट्स हैं उसे देख लीजिए कि वो कितने हैं। धन भाव का स्वामी कुंडली में जहां कहीं जा करके बैठा हो उसके पॉइंट्स को देख लीजिए। और धन का कारक कौन होता है, गुरु। द्वितीय भाव का कारक कौन है, गुरु। गुरु जहां बैठा हो उसके भी पॉइंट्स नोट कर लेना चाहिए। अब भाव भावेश और कारक तीनों के पॉइंट्स देखना चाहिए। और एवरेज पॉइंट कितना होता है, 28 होता है। एवरेज पॉइंट 28 बताया गया है। किसी भी भाव में 28 पॉइंट होना एवरेज बनता है। एक एक भाव को 28 पॉइंट दिया गया है। तो हम तीन चीजों को देख रहे हैं, भाव में पड़े हुए बिंदु, भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उस भाव का बिंदु, और कारक ग्रह जहां कहीं भाव में बैठा है उसका पॉइंट देख रहे हैं। तो 3 से हम इसको अगर गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6, 2 8, 84 पॉइंट होते हैं। अगर हम देखें तो भाव भावेश और कारक जिन भावों में बैठे हुए हैं जब आप एवरेज कर लेंगे तो उस भाव से जुड़ा हुआ सुख आपको पता चल जाएगा। अगर 84 पॉइंट्स है तो उसका सुख जीवन में एवरेज रहेगा। 84 से अधिक जाएगा तो सुख एवरेज से धीरे धीरे उतना ही ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा तो सुख नीचे हो जाएगा। जैसे अब इसी को उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हम ले लेते हैं। एवरेज पॉइंट 3 का मिला करके 84 आपका बन रहा है। चलिए सुख भाव के लिए निकालते हैं। चतुर्थ भाव के लिए मान लेते हैं, इस कुंडली को कंप्लीट कर लेते हैं। कर्क लगन की कुंडली ले लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2 कर्क लगन की कुंडली हो गई। चौथे भाव का निकालना है। चतुर्थे शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं ले रहे हैं। अब आप चौथे भाव का सुख जीवन में कैसा रहेगा, कितना रहेगा, एवरेज क्या एवरेज से अधिक, उसी को हम निकाल रहे हैं। चौथे भाव में कितने पॉइंट्स हैं, 35। तो 35 लिख लिया। भावेश जहां पर बैठा हुआ है यहाँ पर 26 है, तो भावेश जहां पर है उसको नोट कर लिए। और जब हम चौथे भाव से सुख साधन वैभव देखते हैं तो कारक शुक्र होता है, और जब माता और मनः स्थिति का विचार होता है तो कारक चंद्रमा होता है। तो सुख और वैभव के लिए अगर देखेंगे तो चौथे भाव में 35, चौथे भाव का स्वामी शुक्र 26 जहां बैठा वहां 26 पॉइंट, और चौथे भाव का कारक कौन हो गया, शुक्र हो गया। जब भोग विलास लग्जरी के लिए सुख के लिए देखेंगे तो शुक्र जहां बैठा है पुनः उसी को रिपीट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल कर लेंगे। अगर यह 84 के आसपास है तो जीवन में सुख साधन एवरेज रहेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा सुख साधन एवरेज से ऊपर हो जाएगा। घर गाड़ी मकान का सुख नीचे रहेगा तो उतनी ही ज़्यादा संघर्षशील स्थितियां रह सकती है। 6 6 12 5 17 के 7 हाथ लगा 1 2 2 4 3 7 1 8, यहाँ पर कितना आ गया, 87 आ गया, और एवरेज कितना था, 84 था। तो इस प्रकार से किसी भी भाव में पड़े बिंदु, भावेश जहाँ बैठा है उस भाव के बिंदु और कारक के बिंदुओं का योग निकाल करके आप इस सूत्र को आजमा सकते हैं। अब एक दूसरा सूत्र आपको बताते हैं। भावत भावम का सिद्धांत आप यहाँ भी लागू कर सकते हैं। भावत भावम का सिद्धांत लागू करने के लिए आपको यह देखना है, चौथे भाव से हम सुख देखते हैं तो आप चतुर्थ भाव को देख लीजिए
कितने पॉइंट्स हैं, और चौथे से चौथे भाव को देख लीजिए कितने पॉइंट्स हैं। सर्वाष्टक वर्ग में ये सब देखना है आपको। आपके मोबाइल में कोई फ्री का ऐप होगा, उसमें आप कुंडली खोलते होंगे, तो जब PDF डाउनलोड करेंगे, ऐप में नहीं आएगा, PDF डाउनलोड करने के बाद आपको ये सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली सबसे नीचे मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए चौथा भाव सुख साधन वैभव का है, और अगर चौथे से चौथे में भी पॉइंट्स अधिक है तो सुख बड़ा अच्छा रहेगा। मान लीजिए जो भी भाव देख रहे हैं उस भाव में कुछ भी पॉइंट्स हैं, तो उससे जब उतने ही भाव आगे जाएंगे, अगर वहाँ पे 28 से ऊपर का एवरेज मिलेगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर द्वितीय भाव में 26 पॉइंट है। भावत भावम क्या कहता है, द्वितीय भाव देख रहे हैं तो द्वितीय से द्वितीय में कितने हैं, 31 है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ठीक ठाक स्थिति आ जाएगी। अगर किसी भाव में 28 पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर 26 है, 26 एवरेज से कम है, अगर एवरेज पॉइंट 28 है और उससे जब भावत भावम लगाएं और एवरेज से अधिक आ जाए तो सुख काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जैसे ये क्या है, भाग्य भाव है, नवम भाव भाग्य भाव है, कितने पॉइंट्स हैं, 27 है, एवरेज से कम है। लेकिन अब इस भाग्य भाव से भाग्य भाव, नवम से नवम चलिए और वहाँ पर देखिए कि कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 27 है, और जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कितना फिर मिलता है, 26। यानी ये जो भावत भावम आपने लगाया, पहले में तो अधिक थे, दूसरे में और कम हो गया। यानी भाग्य भरोसे रहना इनके लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाग्य जो है कवच लेकर के पीछे खड़ा है, प्रोटेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ पर 27 था, यहाँ पर पॉइंट्स 28 से अधिक आते तो यहाँ पर लक फैक्टर जीवन में ज़्यादा काम करता। वैसे भाग्य सबके जीवन में काम करता है, कम ज़्यादा, अच्छा बुरा देने के लिए काम करता। किसी को अच्छा देता, किसी को बुरा देता, भाग्य तो काम करता ही है। यहाँ पर जो बात है कि अगर भाव से उतने भाव आगे जाने पर पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं तो भाग्य अच्छा काम करेगा, अच्छा साथ देने का आपको प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आप अष्टक वर्ग से कुछ चीज़ें निकाल पाए। दूसरा सूत्र यहीं पर मैं अष्टक वर्ग से एक और देता हूं, फिर कुछ योग बताएंगे कुंडलियों से जुड़े हुए। जन्म कुंडली में उपचय भाव में क्रूर ग्रह का बैठना या क्रूर ग्रह की दृष्टि होना अच्छी बात मानी जाती है। उपचय भाव तीसरा भाव कुंडली का, छठा, दसम और एकादश, ये भाव क्या होते हैं कि अगर इसमें क्रूर ग्रह बैठा हो, चाहे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो इससे हमारे जीवन में आगे बढ़ने की जो ये भूख होती है, कुछ करने की, कुछ पाने की जो भूख होती है, उसे ये उस भूख की अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। तो तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में क्रूर ग्रह का बैठना या दृष्टि होना आपके जीवन में संघर्षदायक स्थितियां तो लाती हैं, लेकिन बिना संघर्ष के इंसान महान कहाँ बनता है। तो ये स्थितियां आपको जीवन में आगे बढ़ने का काफ़ी मौका देती हैं। एक दूसरा सूत्र लीजिए। आपने यह सुना होगा कि ग्रहों में शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग कैसे बनता है। जब किसी ग्रह के आगे और पीछे, जैसे केतु यहाँ पर है, केतु से पिछले भाव में और केतु से अगले भाव में, दोनों में पाप ग्रह होगा तो पाप कर्तरी बनेगा। तब केतु और ये द्वितीय भाव धन भाव का परिणाम जीवन में बहुत सुखद नहीं रहता है। वहीं केतु से आगे और पीछे कोई शुभ ग्रह होगा तो केतु शुभ कर्तरी में आएगा, और शुभ कर्तरी से ग्रह क्या होता है, शुभ बन जाता है। तो यह शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी एक तो ग्रहों पर लागू है, दूसरा भाव पर लागू होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे शुक्र महाराज बैठ गए हैं और यहाँ पर बुध महाराज बैठ गए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, शुक्र की दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ लगन पे, केतु से पिछले भाव में, और बुध की दृष्टि कहाँ जाएगी, तीसरे भाव पर, केतु के अगले भाव में। तो जहाँ पर केतु बैठा है
या कोई भी ग्रह बैठा है उसके अगले और पिछले भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जाना भी उस ग्रह को दृष्टि से शुभ कर्तरी में लाता है। यह भी काफी शुभ योग होता है। ना सिर्फ इस ग्रह के लिए होगा बल्कि इस भाव के लिए भी अच्छा योग बनाएगा। अब बृहस्पति का एक बहुत ही गजब का फार्मूला दे रहे हैं जिसे हर कुंडली में यह फार्मूला लागू होता ही होता है। बृहस्पति के पास कौन सी दृष्टि है? 7वीं, 5वीं और 9वीं। बृहस्पति की जो ये 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि जो होती है, इसका एक बहुत विशेष कॉम्बिनेशन निकल के आता है। क्या? मान लीजिए गुरु किसी कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अब आप देखेंगे कि गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ है? यहाँ पे। और गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ है? यहाँ पर। ये 7वीं और 9वीं दृष्टि के बीच में हमेशा एक भाव पड़ेगा, सबकी कुंडली में पड़ेगा। बृहस्पति जहाँ कहीं भी होता है वहाँ से एक भाव को अपनी दृष्टि से शुभ कर्तरी में लाता है। उसी भाव को आपको अपनी ताकत बनाना चाहिए। जीवन में आपकी ताकत वही है। पंचम भाव किसका है? बुद्धि का है, एनालिसिस का है, पूर्व जन्म के भाग्य का है, संतान का है। तो यहाँ पर ये शुभ कर्तरी में आ रहा, यही चीज आपकी ताकत बनेगी। मान लीजिए किसी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है। अब पंचम भाव से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ आई, 9वीं दृष्टि यहाँ आई, 12वां भाव किस में आ गया? शुभ कर्तरी में बृहस्पति की दोनों दृष्टियों के बीच में आ गया। 12वां भाव किसका है? 12वां भाव है दान का, परोपकार का। 12वां भाव है इन्वेस्टमेंट का। तो आप अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट को अपनी ताकत बनाइए, दान और परोपकार को अपनी ताकत बनाइए। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, तो इन सारे, हॉस्पिटल मतलब क्या हो जाता है? सेवा, सेवा का है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी ताकत बना सकते हैं। तो अगर कोई भी भाव या ग्रह दो शुभ ग्रहों की दृष्टि में आ रहा है तो शुभ कर्तरी बनेगा। बृहस्पति हर कुंडली में एक भाव को शुभ कर्तरी में जरूर लाएगा अपनी दृष्टि से। उस भाव की ताकत को पहचानिए और वही चीज है जो आपको जीवन में बुद्धि विवेक से ऊपर लेकर के जाएगी। बुद्धि विवेक के सहारे आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।